नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने खराब वेंटिलेटर्स के मामले में सामने आने के बाद केंद्र सरकार को एक बार फिर से फटकार लगा दी है। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को लोगों की जान के बजाय ऐसे खराब वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनियों की चिंता है। दरअसल कुछ अस्पतालों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि पीएम केयर फंड से जो केंद्र से मिले 150 वेंटिलेटर हैं, उनमें से 113 वेंटिलेटर्स खराब हैं। इसको लेकर हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से पूछा था कि खराब वेंटिलेटर्स के लिए केंद्र के पास क्या उपाय है। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल अजय तलहर ने शुक्रवार को कोर्ट को बताया कि इन 150 वेंटिलेटर्स की सप्लाई पीएम केयर फंड के तहत नहीं की गई थी। उन्होंने बताया कि इन वेंटिलेटर्स को गुजरात की ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी से बनाया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को वेंटिलेटर्स ऑपरेट करने के लिए सही ट्रेनिंग नहीं दी गई है। एएसडी अजय तलहर ने यह भी कहा कि इन वेंटिलेटर्स को जीएमसीएच के डीन की ओर से तय प्रक्रिया के बाद ही बनाया गया था और अब वो ही कह रहे हैं कि मशीनें खराब है। हालांकि जस्टिस आरवी खुगे और जस्टिस बीयू देबादवार ने वेंटिलेटर्स के बचाव में ही केंद्र की दलील को खारिज कर दिया है। बेंच ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एएसडी अजय तलहर मैन्युफैक्चरर की ओर से बात रख रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के हलफनामे में मैन्युफैक्चरर का बचाव किया गया है और वेंटिलेटर्स को चालू कंडीशन में बताने का दावा किया गया है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार ब्लैक गेम में ना पड़ती तो ज्यादा बेहतर होता। बेंच ने कहा कि एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की बजाय केंद्र को मरीजों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। किसी भी सरकार के लिए जरूरी यही है कि वो अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करे। बेंच ने आगे कहा कि अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मेडिकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स पर सवाल उठाने के बजाय मशीनों को सुधारने पर ध्यान लगाता तो उसकी सराहना हम करते। वहीं ज्योति सीएनएस की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि जीएमसीएच के यूजर मैनुअल को ठीक तरीके से पालन नहीं किया जा रहा, इसलिए वेंटिलेटर्स पर काम नहीं कर पा रहे हैं। कंपनी ने बताया कि उसने 300 वेंटिलेटर्स महाराष्ट्र समेत देश के दूसरे राज्यों में भी सप्लाई किए हैं और उन सभी जगहों पर ये वेंटिलेटर्स ठीक से काम कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा कि क्या ज्योति सीएनसी और दूसरी एजेंसियों ने कभी इस बात की पूछताछ की है कि क्या औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करने के लिए बुनियादी ढांचा है और क्या कभी कोई ट्रेनिंग यहां पर दी गई थी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और अब ये फटकार खराब वेंटिलेटर्स के मामले में लगाई गई है। उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र को खराब वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनी की ज्यादा चिंता है, लोगों की जान के बजाय। इस तरह की फटकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई है खराब वेंटिलेटर्स के मामले में। इसको लेकर हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से ये सवाल पूछे थे कि खराब वेंटिलेटर्स के लिए केंद्र के पास क्या उपाय है। इस पर अब शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि 150 वेंटिलेटर्स की सप्लाई पीएम केयर फंड के तहत नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इन वेंटिलेटर्स को गुजरात की ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए सही ट्रेनिंग नहीं दी गई है। देश की स्थिति आप तमाम देख रहे हैं, कोरोना काल में किस तरह से लोग परेशान हैं और इस बीच इस तरह के वाद विवाद भी देखने को मिलते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र पर आरोप लगाए हैं, केंद्र को फटकार लगाई है, जिस पर केंद्र ने अपना जो जवाब दिया है उसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि केंद्र को लोगों की चिंता की बजाय खराब वेंटिलेटर्स कंपनी की चिंता है। जो खराब वेंटिलेटर्स बना रही है उन कंपनियों की ज्यादा चिंता है। उन्होंने बताया कि इन वेंटिलेटर्स को गुजरात की ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। ये जो हलफनामा है ये केंद्र द्वारा दाखिल किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए सही ट्रेनिंग नहीं दी गई है। यानी कि सारा ठीकरा जो है केंद्र सरकार ने अब डॉक्टर्स पर फोड़ दिया है कि उन्हें ही ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं। कल भी आपने कमलनाथ का बयान सुना। दोनों ही पार्टियां इस समय राजनीति करने में आतुर हैं। कल भी आपने कमलनाथ का बयान सुना जिसमें बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने भारत को महान नहीं, भारत को बदनाम देश करार दिया है। इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं।
तो बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने खराब वेंटिलेटर्स के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को लोगों की जान की बजाय ऐसे वेंटिलेटर्स बनाने वाली कंपनियों की ज्यादा चिंता है। आपको बता दें कि कुछ अस्पतालों की ओर से कोर्ट में बताया गया था कि जो पीएम केयर फंड द्वारा वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, 150 ये वेंटिलेटर्स दिए गए थे, इनमें से 113 के करीब वेंटिलेटर्स खराब हैं और उपयोग उनका नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से जवाब मांगा था कि खराब वेंटिलेटर्स के लिए केंद्र के पास क्या उपाय हैं। इसी पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल अजय ताथर ने शुक्रवार को कोर्ट में दलील दी है। कोर्ट ने जिस तरह से केंद्र पर फटकार लगाई है और केंद्र ने जो दलीलें दी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और मुंबई से सत्यप्रकाश लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, मुरारी सिंह है हमारे साथ संवाददाता मुंबई से लाइव। आरबी उपाध्याय जी, सबसे पहले तो मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, इस तरह की दलीलें लगातार सरकार दे रही है और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठाया है कि पहले तो कहा जा रहा था कि ये जो खराब वेंटिलेटर्स हैं ये पीएम केयर फंड के तहत दिए गए हैं, लेकिन अब दलील दी गई है कि ये पीएम केयर फंड के तहत नहीं दिए गए हैं। इस तरह से केंद्र भी अपने जो बयान है उन्हीं से पलट रही है। विडंबना है, उसका मैं यही कहूंगा, सरकारों का रवैया और कार्य पद्धति है वो कहीं न कहीं एक भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है कि आपने 150 वेंटिलेटर दिए, उसमें से 113 खराब हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बजाय उसको सुधार के, बजाय उनमें रिपेयरिंग के, आप ये मानने को तैयार नहीं कि वेंटिलेटर खराब की भी ट्रेनिंग नहीं है। मतलब कंपनी को पूरे तरीके से बचाना है। तो सरकारों का दायित्व तो कंपनी को बचाना नहीं होता, सरकार का दायित्व तो जनता के प्रति होता है। जो जनता सफर कर रही है, जो जनता वेंटिलेटर की कमी से जूझ रही है, उसको आप क्या रेमेडी दे रहे हैं? आप कोई रेमेडी नहीं दे रहे। तो देखिए, होता क्या है, कहीं ना कहीं भुगतान जो कंपनियां हैं जिनसे ये परचेज होती हैं वो मोटा कमीशन देती हैं जी। और उसी के एवज में सरकारी तंत्र बचाव में खड़ा रहता है और उसी का परिणाम है कि इतनी खराब क्वालिटी के वेंटिलेटर सप्लाई हो जाते हैं, पेमेंट भी हो जाती है और जरूरत पड़ने पर वो उपकरण काम नहीं करते। तो ये जीता जागता नमूना भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार की वजह से ही देखिए कोर्ट को मजबूरन इन सब चीजों में टिप्पणी करनी पड़ती जी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं आरबी उपाध्याय जी जिनमें कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। दिल्ली का ही मामला ले लीजिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधर पाई है। तमाम ऐसी चीजें हम देख रहे हैं देश में जो हमने पहले कभी नहीं देखी और हम यही अपील करेंगे, यही उम्मीद भी है कि आगे भी ऐसी चीजें ना देखने को मिले। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, मुरारी आपके पास आना चाहूंगी। वेंटिलेटर्स को लेकर जो अब केंद्र ने ये हलफनामा केंद्र सरकार ने दिया है कोर्ट में, कितनी सच्चाई है इसमें और जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई जो 150 वेंटिलेटर्स दिए गए थे उनमें से 113 खराब है, जिस तरह की अपील याचिका दायर की गई थी? मुस्कान, देखिए, इस मामले में पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोर्ट को फटकार लगा चुकी है। अब इस हलफनामे में कितना सच्चाई है, इस पर भी कोर्ट की जो चुप्पी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। 150 वेंटिलेटर में से 113 वेंटिलेटर अगर खराब होते हैं, औरंगाबाद बेंच से अगर ये बात बॉम्बे हाई कोर्ट को जो है कही जाती है, तो कहीं न कहीं दाल नहीं, पूरी दाल काली है। जांच का विषय है कि संख्या न तो केंद्र के स्वास्थ्य विभाग लेने के लिए तैयार है, न तो महाराष्ट्र के जो जिम्मेदार लोग हैं वो लेने को तैयार है। तो सीधा सीधा जो जनमानस है, जो आम नागरिक है, उनके साथ कह सकते हैं कि धोखा हो रहा है, उनके जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जबकि कंपनी साफ तौर पर ये भी कह रही है कि महाराष्ट्र सहित उसने देश में जो है 300 से ज्यादा वेंटिलेटर सप्लाई की है, लेकिन कंप्लेन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से 113 के कंप्लेन आए हैं। हालांकि इस मामले में कंपनी अभी तक कोई जवाबदारी नहीं ली है, लेकिन बॉम्बे कोर्ट ने जिस तरीके से केंद्र पर जो है कि टिप्पणी करते हुए कह सकते हैं कि तीखा हमला किया है कि केंद्र इस मामले में क्यों चुप्पीता दी है स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि इसमें जो बात कही जा रही थी वो पीएम केयर और फंड के जरिए देने की बात कही गई थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसे नकारा गया है। गुजरात
की जो कंपनी है ज्योति बुल्लर, उस कंपनी से इस वेंटिलेटर को लिया गया है। तो बहरहाल ये जो आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, ऐसे में हालात सुधारने और इन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। मुस्कान, बिल्कुल मुरारी, बहुत जरूरत है हालातों को और सबसे पहले सिस्टम को सुधारने की। अगर हमारा सिस्टम सुधर जाता है तो हालात बखूबी अपने आप ही सुधर जाएंगे। आरबी उपाध्याय जी, आपके पास एक बार मैं फिर से आना चाहूंगी। सिर्फ यही मामला नहीं है, राजनीति की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, लगातार राजनीति हो रही है। आप कल ही देख लीजिए, लगातार केजरीवाल करते रहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल उनके विधायक और वरिष्ठ नेता है राघव चड्ढा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी केंद्र से सवाल पूछे हैं और एक बार फिर से उन्होंने घोटाले का भी आरोप लगाया है कि केंद्र जो केंद्र सरकार है और जो सरकारी अस्पताल है उनको वैक्सीन नहीं दे रही है, लेकिन केंद्र और निजी अस्पतालों का जो है आपस में कोई साठगांठ है और घोटाला लगातार वैक्सीन का चल रहा है। देखिए, प्रश्न उठता है व्यवस्था के ऊपर मुस्कान जी। जब सरकारी अस्पताल या सरकारी टीकाकरण केंद्र पर टीका नहीं मिलेगा और प्राइवेट अस्पतालों में पैसे दीजिए वहां कहीं टीका मिलेगा, तो प्रश्न तो उठेगा। बिल्कुल स्वाभाविक है प्रश्न उठना जी। तो व्यवस्था कहीं न कहीं दोषी है इस सब के लिए। देखिए, राजनीति करिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो राजनीतिक लोग हैं वो राजनीति करना बंद कर देंगे, वो राजनीति करें, लेकिन राजनीति जनता के हित में होना चाहिए कि जनता के हित किस तरीके से हो सकते हैं, जनता को किस तरीके से हम राहत पहुंचा सकते हैं, उस पर राजनीति होनी चाहिए। और उसमें कहीं ना कहीं एक बहस होनी चाहिए कि भाई हमने इतनी राहत दी है, आप कितनी राहत देंगे, हम ये भलाई कर रहे हैं जनता की, आप कितनी भलाई करेंगे, बजाय इसके टांग खिंचाई ज्यादा हो रही। और उसी का परिणाम है कि कोर्ट को आना पड़ता है और कोर्ट संज्ञान लेता है, लेकिन कोर्ट की भी अपनी मजबूरियां हैं, उनका अपना दायरा है, उस दायरे में रखकर वो कोशिश करते हैं सिस्टम को सुधारने की। लेकिन जो सिस्टम है वो कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, मान लीजिए इसमें भी हम कहें तो भी ट्रेनिंग नहीं मिली, स्टाफ ट्रेंड नहीं है, मतलब वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वेंटिलेटर खराब है। वेंटिलेटर खराब है ये भी टेक्निकल स्टाफ ने ही तो बताया है, ये कोई नौसिखिए आदमी ने या मैंने या आपने नहीं बता दिया कि ये वेंटिलेटर खराब है। और आरबी उपाध्याय जी, ये भी बड़ा सवाल उठता है कि जो डॉक्टर्स पिछले इतने लंबे समय से काम करते नजर आ रहे हैं, क्या उन्होंने कभी वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया होगा? जो केंद्र इस तरह की दलीलें दे रहे हैं कि उन्हें वेंटिलेटर चलाना नहीं आता। को सभी संज्ञान लेना पड़ा और बोलना पड़ा और उनकी दलील को उन्होंने नहीं माना और उन्होंने साफ कहा, क्योंकि देखिए जो स्टाफ है उसको ब्लेम गेम आप उसके ऊपर डालें, अरे और भी तो वेंटिलेटर चला रहा है वो स्टाफ, वहाँ जो और वेंटिलेटर है उनको भी तो ऑपरेट कर रहा है। बिल्कुल भाई ये जो खराब है तो इसको खराब कहने में दिक्कत क्या है? यहाँ परेशानी ये है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, गलती मानने को कोई तैयार नहीं। बिल्कुल, गलत भी कर दिया उसने तब भी कह रहा है कि नहीं गलत नहीं किया मैंने, मेरा बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, यही तो साख है सत्ता की कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानते। अगर वो अपनी गलती ही मान लेते तो शायद स्थितियां आज इतनी बदतर नहीं होती। मुरारी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। फिलहाल वैक्सीनेशन की स्थिति हमने देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरी तरह से बंद हैं। इसी बीच एक और भी खबर सामने आई है कि मेट्रो का परिचालन अब सोमवार को मुख्यमंत्री उसको हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन सरकार को फिलहाल वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से वैक्सीन मुंबई में पूरी तरह से सुचारू रूप से आ सके और वैक्सीनेशन पूरा किया जा सके। लेकिन इस बीच इस तरह के काम जो किए जा रहे हैं, जनता का क्या रुख है इस पर? देखिए, जनता के बीच में अब कहीं न कहीं थोड़ी सी आक्रोश देखी जा रही है, क्योंकि लगातार यहाँ स्थिति खराब होती है। जब हालात बिगड़ते हैं तो जनता को घरों में बंद कर दिया जाता है, कह सकते हैं कि एक तरह से उन्हें कैद कर दिया जाता है और फिर हालात सुधारे जाते हैं। तो एक बार दो बार हो चुका है इस तरीके के हालात। अब जनता इस तरीके की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और यही वजह है कि साफ तौर पर अब लोग अपनी दुकानें भी खोल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं। उनका कहना है कि जब सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री जब सारे काम कर सकते हैं, उद्घाटन कर सकते हैं, मेट्रो से लेकर के डीमार्ट तक खोलने की बात कर सकते हैं, तो फिर हम गरीबों को अपनी रोजी रोटी कमाने क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जो काम है ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो इस समय महामारी है, जो आपदा है, उससे निपटने के बजाय जो सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, चाहे वो मेट्रो का उद्घाटन हो, चाहे इससे पहले मेट्रो 2 जो कांदिवली में उद्घाटन हुआ था, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंचे थे, उस
उस समय भी नाराजगी देखी गई थी कि इन इलाकों में कोविड सेंटर की जरूरत है, इन इलाकों में अस्पताल की जरूरत है, इन इलाकों में डॉक्टरों के घर घर पहुंच के मुहिम चलाने की जरूरत है, लेकिन उन इलाकों में उद्घाटन समारोह हो रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र जहां एक तरफ आपदा से जूझ रहा है, वहीं सरकार में बैठे जिम्मेदार जो लोग हैं वो लापरवाही बरतते हैं और इसी का खामियाजा है कि हालात यहाँ नहीं सुधर पा रहा है। बिल्कुल मुरारी, जाहिर है कि इस तरह से हालात नहीं सुधर पाएंगे। आरबी उपाध्याय जी, मुरारी सिंह की बातें आपने सुनी है कि केंद्र सरकार जो है वो तो ठीक है काम नहीं कर रही है, लेकिन राज्य सरकारें भी अपनी पीठ थपथपाने के लिए दूसरे काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन की फिलहाल किसी को चिंता नहीं है। इस समय जनता भी ये सवाल उठाने को मजबूर हो गई है कि जिनको उन्होंने चुनकर सत्ता में बिठाया वही लोग आज उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं राज्य और केंद्र की बात नहीं करूंगा, मैं राजनीतिक लोगों की बात करूंगा, मैं नेताओं की बात करूंगा। महाराष्ट्र में नेताओं ने ये कह दिया कि नेताओं के लिए कोई कानून नहीं होता और भरी सभा में चुनाव के कैंपेन के अंदर ही कहा गया। तो वो अपने आप को जिस तरीके से कानून से परे समझते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और जनता इन सब चीजों को देख रही है कि जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जरूरत जनता को होती है तब वो गायब हो जाते हैं, जनता को अपने घरों में कैद कर देते हैं, बंद कर देते हैं और कोई पूछने तक नहीं जाता उसको कि भी उसको दवा की जरूरत है, दवा मिली, वो भूखा तो नहीं मर रहा, बीमार तो नहीं मर रहा, कोई उसको पूछने नहीं जाता है। ये विडंबना है जनप्रतिनिधियों की। तो सरकारों को संवेदनशील होना पड़ेगा और जनता के जो सरोकार हैं, देखिए ये कोई रेमेडी नहीं है कि आप कोरोना जब भी आएगा, मान लो थर्ड वेव आएगी, फिर पकड़ के आप घर में बंद कर देंगे, न स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करेंगे, न टीकाकरण करेंगे, न दवा देंगे और मैं जाऊंगा तो मुझे शमशान घाट में भी जगह नहीं मिलेगी, वहां भी मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये बड़ा चिंता का विषय है और ये व्यवस्था का प्रश्न है। जनता को ही सिर्फ बंद करना एक आखिरी उपाय नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन हमारे पास सिर्फ हथियार है, पूरा सहारा नहीं है कि इससे हम कोरोना को जीत पाएंगे। तीसरी लहर भी आने का अंदेशा आपने भी जिक्र किया, लेकिन जो सरकारें हैं वो अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर रही हैं, लेकिन हमें जनता को बंद करने में उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। वो 2 सेकंड नहीं लगाते हैं कि हमने लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन अगर स्वास्थ्य सुविधाओं पर उनसे सवाल कर लिए जाए तो तमाम नेता तिलमिला जाते हैं। यही एक बहुत बड़ी विडंबना है मुस्कान, और इसी का परिणाम है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त हों और टीकाकरण हो, दवा हो, बेड अवेलेबल हो, तो घर में बंद करने की जरूरत नहीं है, कैद करने की जरूरत नहीं है। और देखिए, जो मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, घर में बंद कर देने से उससे क्या दिक्कत होती है, ये तो जो रोज कमाने खाने वाला है वही जानता है। न उसे नेता जानते हैं, न अभिनेता जानते हैं। उनका दर्द देखिए, वो इस मुकाम पर पहुंच गया है मुस्कान, वो कहता है भूखे मरने से अच्छा है कि मैं कोरोना से लड़के मरूं। बिल्कुल। जब उसके बच्चे उसके सामने भूखे होते हैं, उसके सामने रोजी रोटी का संकट होता है, तो वो क्या करेगा? वो फिर व्यवस्था को कहीं न कहीं दरकिनार करते हुए वो सड़क पर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल उपाध्याय जी, पेट की आग है। ये बात बहुत लाजमी है कि इंसान भूख से नहीं मरना चाहता, भूखमरी से नहीं मरना चाहता। कोरोना से जंग वो लड़ लेगा, लेकिन भूखमरी से इंसान कैसे मर जाए, क्योंकि अपने बच्चों को भूखा देखना कोई गवारा नहीं करता। मुरारी, इसी तरह की स्थिति मुंबई में भी हमें लगातार देखने को मिली है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले वहां पर लोग हैं वो अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं, क्योंकि उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। अगर सरकार ने लॉकडाउन कर ही दिया है तो उनके लिए कोई सुविधाएं करनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की सुविधाएं नहीं की गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई में अगर कुछ इंसान और समाज सेवी न रहे होते तो जितनी मौत कोरोना संक्रमण से हुई है उतनी मौत भूखमरी से हो जाती है। शाम होते ही रोडों पर परिवार के साथ लोग आस लगाए बैठे रहते हैं कि कोई गाड़ी आएगी, कोई टेम्पू आएगा जिसमें खाना होगा, उन्हें मिलेगा। चाहे वो उत्तर मुंबई का इलाका हो, चाहे मध्य मुंबई का इलाका हो। शाम होते ही चर्च, साईं मंदिर, गुरुद्वारे के बाहर बंद होने के बावजूद भी वहां लोगों की भीड़ लगती है कि कोई फरिश्ता पहुंचेगा, उन्हें
दो वक्त की रोटी मिलेगी। क्या ये सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है? उससे दिखाई नहीं दे रहा है कि पिछले कई महीनों से लोग अपने घरों में कैद हैं, एक एक दाने के लिए लोग मोहताज हैं। उनके ऊपर ध्यान न देने के बजाय, उनके टीकाकरण के ऊपर ध्यान न देने के बजाय जो राजनीति की जा रही है, जनता इसे भली भांति जानती है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की जनता के अंदर रोष देखा जा रहा है, क्योंकि सरकार अपनी वाहवाही में अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, बिल्कुल जबकि मुरारी, स्लम झुग्गी खामियाजा झोपड़ी तो के सरकार लोगों को की हालत भुगतना ही पड़ेगा, खराब हो चुकी है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। इस बार जनता जितनी परेशान हो गई है, खामियाजा उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। मुरारी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि वैक्सीनेशन, फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, लेकिन आगे की क्या कुछ रणनीति सरकार ने बनाई है वैक्सीन लाने के लिए प्रदेश में? देखिए मुस्कान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि जून महीने में वैक्सीनेशन का काम काफी जोर से चलेगा। 18 साल प्लस 14 साल प्लस के लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। जो सिस्टम बनाया गया है कि ऑनलाइन आपको टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और मुंबई के जो 8 से 10 सरकारी अस्पताल हैं उनमें जंबो वैक्सीनेशन सेंटर की तैयारी की गई है। जैसे ही महाराष्ट्र को डोज का खेप मिलेगा, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इससे पहले भी जो वैक्सीनेशन मिले थे उनमें बड़ी लापरवाही देखी गई थी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की रही हो, चाहे वैक्सीनेशन की रही हो या कालाबाजारी की रही हो। तो आने वाले समय में अगर वैक्सीनेशन शुरू होता है तो महाराष्ट्र सरकार को इस पूरे मामले में काफी गंभीरता लेनी होगी। और सबसे बड़ी बात की हो, जो स्लम के इलाके हैं, चाहे वो एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी हो, मालवनी हो, पठानवाड़ी हो, निर्मल नगर हो, कल्याण, डोंबिवली, टिटवाला, तो जो स्लम के इलाके हैं वहां पर वैक्सीनेशन अगर काफी तेजी से नहीं किया गया तो जो तीसरी लहर है उसका तांडव इन इलाकों में सबसे ज्यादा बिल्कुल देखने बिल्कुल के लिए मुरारी, सही मिलेगा। कहा आपने कि सरकार को इसके लिए इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा, सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार ही ये करने को तैयार नहीं है, ना तो वो अपनी गलती मानने को तैयार है, ना वो आगे कोई कदम लेने को तैयार है। वैक्सीन नहीं है तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए हैं, ग्लोबल टेंडर निकाला गया, लेकिन उसमें भी जिस तरह की अपील देखने को मिली, जो कंपनियां हैं उन्होंने कहा कि हम सिर्फ केंद्र से बात करेंगे। इस तरह की भी तमाम राजनीतिक इन चीजों में भी काफी देखने को मिलती है। आरबी उपाध्याय जी, मैं एक सवाल का जवाब आपसे जरूर लेना चाहूंगी कि जो राजनीति है वो हम देख रहे हैं इस समय, हमने केंद्र और राज्य सरकार की बात कर ली, लेकिन जो पूर्व सीएम है, कल आपने बयान सुना हो उनका, कमलनाथ का, उन्होंने साफ कहा है कि भारत मतलब महान नहीं, भारत बदनाम देश है। यानी कि राजनीति करते करते, एक दूसरे पर आरोप लगाते लगाते आप भारत को भी इस तरह से बदनाम करार दे रहे हैं। है मुस्कान, ये न उनके लिए देश कुछ है ना उनके लिए जनता कुछ। राजनीति का चरित्र जिस तरीके से दागदार हुआ है, जिस तरीके से राजनीतिकरण और अपराधीकरण हुआ है, तो न देश उनके लिए है, न जनता उनके लिए सत्ता सर्वोपरि है। उनको सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। मेरी समझ से परे है, क्यों चाहिए? अरे जनता की सेवा तो विपक्ष में रहकर भी की जा सकती है। बिल्कुल। तो सब अपने अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। मान लीजिए सरकार है, घर में बंद कर देगी, उसका अधिकार है, लेकिन सरकार का ये भी कर्तव्य है कि मैं भूखा न मरूं। मेरे लिए राशन का इंतजाम करना, मेरे लिए दवा का इंतजाम करना सरकार का कर्तव्य भी है। तो सरकारें अधिकार की बात करती हैं, कर्तव्य की बात नहीं करती। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के लिए इस तरह का जो एक सिनेरियो या एक वातावरण जो बन रहा है वो घातक है। जनता का विश्वास व्यवस्था से उठ रहा है, और जनता का विश्वास जब व्यवस्था से उठेगा तो वो अराजकता की स्थिति होगी। और मैं नहीं समझता हूं कि अगर समय रहते जो भी सत्ताधारी दल हैं या राजनीतिक लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, इनको सोचना होगा और आखिरी व्यक्ति को जिसको जरूरत है, मान लीजिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, दवा की, शमशान घाट की, वो व्यवस्थाएं देनी होंगी, वो उनकी ड्यूटी है। और ये भी देखिए आरबी उपाध्याय जी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि अब केंद्र कह रही है कि हालांकि उन्होंने काफी देर से ये कदम उठाया, लेकिन वो देरी भी मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही हैं कि हमने सही समय पर सही कदम उठाया है। और चीजें देखिए कि अब उन्होंने जो वैक्सीन का ऑर्डर दिया है वो दिसंबर में जाकर मिलेगी। अगर उससे पहले तीसरी लहर का भी हम सामना कर रहे हों तो फिर कैसी स्थिति बनेगी, कि सोचकर भी मन डरता है और घबराता है कि आखिर क्या वो स्थिति होगी, क्या वो मंजर होगा तीसरी लहर का।
सरकारें कितनी गंभीर हैं वो गंभीरता दिखाई देती है। अगर सरकारें गंभीर होती तो लोग गंगा में लाश नहीं बहा रहे होते। ये तो सरकारों की दरियादिली है। मैं तो ये कहूंगा, देखिए जो एक तंत्र डेवलप हो गया है कि वो अपने आप को सबसे परे समझने लगे हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, कहते जरूर हैं हम जनता के सेवक हैं, लेकिन वो राजा की भूमिका में आ गए हैं। और पहले राजा में भी एक नैतिकता होती थी, तो वो नैतिकता का पालन करता था। लेकिन आज के जो राजनीतिक लोग हैं वो नैतिक पतन इतना हो गया है, तभी वो देश को भी नहीं बख्श रहे हैं। जनता तो जनता, जबकि देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम नहीं हैं, ये शायद भूल जाते हैं। बिल्कुल। जो देश उन्हें सत्ता देता है, जो नागरिक उन्हें वोट करता है, वो उसकी चिंता नहीं करते हैं और कुर्सी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल उपाध्याय जी, कुर्सी ही इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो जनता की सेवा करेंगे तो जनता एक बार फिर से उन्हें कुर्सी पर बिठाएगी, ये लाजमी सी बात है। लेकिन वो जनता की सेवा करने में तैयार नहीं है, उन्हें सिर्फ फिलहाल कुर्सी चाहिए। मुरारी, फिलहाल वैक्सीन की हमने बात कर, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? जिस तरह से 150 वेंटिलेटर्स दिए गए थे और 113 खराब है, तो आगे की क्या कुछ स्थिति है और किस तरह के वेंटिलेटर्स फिलहाल अभी मौजूद हैं और स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से चल रही हैं? देखिए मुस्कान, अगर स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें तो मुंबई में जो कोरोना संक्रमण का आंकड़ा है वो 900 के आसपास का था, और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो प्रतिदिन यहाँ पर कोरोना संक्रमण की स्थिति कम हो रही है। मरने वालों के आंकड़े में इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन अगर अस्पतालों में बेड की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें या फिर दवाइयों की, तो इस समय व्यवस्था सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में ठीक चल रही है। लोग जिस तरीके से बेड और ऑक्सीजन के लिए दरबदर की ठोकर खा रहे थे, उससे राहत इन्हें जरूर मिली है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरीके से फीस वसूली जा रही है, पैसे लिए जा रहे हैं, उसे लेकर के लोगों में काफी नाराजगी है कि अगर राज्य सरकार अगर व्यवस्था जो सरकारी अस्पतालों में अगर अच्छी व्यवस्था होती, बेड ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होती, तो हम प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाते। मुस्कान, एक एक अस्पताल में 10 से 20 लाख रुपए तक कोरोना पेशेंटों के बिल बने हुए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने हॉस्पिटल होंगे और उसमें किस तरीके की कमाई की गई होगी। तो कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही थी, अब व्यवस्था थी, जिसकी वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल, लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आरबी उपाध्याय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुरारी आपका भी तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।